हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई योस क्लास +2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, अध्याय 8 संघवाद। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको टॉपिक में पेपर में आ चुके हैं। तो पहला टॉपिक है संघवाद की विशेषता, दूसरा भी सेम है, इसमें आपको पूरी डिटेलिंग लिखनी है सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड में सिद्धांत है आर्थिक और सामाजिक। अब क्वेश्चन जब आप देखेंगे तब पता लगेगा कि कैसे सिद्धांत है। तो पेपर में पास होने के लिए स्टूडेंट के डाउट होते हैं कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितने अटेम्प्ट करें तो पास हो। तो सिंपल है, 5 नंबर और 2 नंबर के अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर मुझे फॉलो करें तो जितने वीडियोस में 5 नंबर क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार लिखकर। उन्हीं में से पेपर में आते हैं पॉलिटिकल के स्पेशली, और इसकी 100% गारंटी है कि आना ही वही है, क्योंकि जब चैप्टर में ही राजनीतिक की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, तो आएगा भी परिभाषा ना। ये कॉमन क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं अध्याय 8 संघवाद। संघवाद का मतलब ही होता है मिलकर चलना। तो राज्य और केंद्र को मिलकर चलने की बात होती है पूरे सिद्धांत में। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आया है और 14 में आया हुआ है। एक लाइन में मैंने डिफिनेशन प्रेजेंट किया संघवाद का। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। अब इंडिया में देखा जाए तो 2 स्तर सिर्फ दिखता है, लेकिन 2 नहीं बल्कि 3 स्तर है, जिसमें कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है कि एक पंचायती राज के तौर पर भी सरकार चलती है वहाँ पे। लेकिन हमें सिर्फ 2 स्तर से मतलब है पूरे आंसर में, एक राज्य और एक केंद्र। विशेषता पूछी गई तो विशेषता ही आपने लिखना है। पहला विशेषता ध्यान से देखिए, नागरिक समूह। अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह प्रशासन या शासन करती है, पर कानून बनाए व कानून वसूलने व कर वसूलने व प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है। सिंपल। अब पब्लिक वही है, सरकार बदलती है, कभी बीजेपी की आती है, कभी कांग्रेस की आती है, अदर गवर्नमेंट आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। पुलिस का सेम, कि पुलिस में भी क्षेत्र अधिकार अपना बटा होता है, उसके अलावा वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो ये कानून के बारे में बताया गया। पहला पॉइंट अधिकार क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व व प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। आप देख सकते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, यही लाइन लिखा गया है, पर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, किताबी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा आंसर में, तब जाकर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो आंसर सीट आती है उसमें यही लैंग्वेज होता है। लिखित संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, और यह एक लिखित संविधान में ही संभवत है। ये आप ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट में, वर्ड लिमिट ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता वर्ड का मतलब है सुप्रीम, कि न्यायपालिका से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वह देश का कितना भी सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो। अगर उसने गलती की है तो सजा मिलेगा सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, वो व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संविधान से भी ऊपर है या न्यायपालिका से भी, क्योंकि देश का वो मुखिया या प्रधान है या हेड है। तो उस परिस्थिति में आप कहना मुश्किल है कि अधिकार किसके पास ज़्यादा है, संविधान, न्यायपालिका या राष्ट्रपति। बस बाकी सब जो है कानून से नीचे ही है, कानून के दायरे में सब, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी वर्ग का। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। बिल्कुल। संविधान विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच अधिकारों के वाद विवाद की स्थिति में, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वाद विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक पूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। अभी पानी का केसेस चल रहा है ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच में।
तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका अदा की है। उसके अलावा कई और केसेस भी, ये एक एग्जाम्पल था तो उस पर भी आपके लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सर्वोच्च न्यायालय अदा करती है। कैसे? जो पंजाब ने बोला है कि आप पानी नहीं रोक सकते पंजाब को, और बाकी जो स्टेट है हरियाणा और दिल्ली को पानी दीजिए। अगर कोई आपको इशू है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, आप पानी नहीं रोक सकते। तो ये बीच में आकर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे निर्णय लिए हैं। इस प्रकार शासन व्यवस्था के उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। किसको? सुरक्षा को, एकता को। इसके साथ ही क्षेत्र यानी हर एक एरिया की बात हो रही है। इसमें स्टेट, कस्बे, गांव और पूरी की पूरी कंट्री यानी देश शामिल है। विविधताओं का पूरा सम्मान करना संस्था के गठन और कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। हमने इससे ज़्यादा नहीं लिखना है 5 नंबर में, तो वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 8 नंबर में। तो 8 नंबर में भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में एग्जामिन कहते हैं, हिंदी में परीक्षण ही कहते हैं, या संक्षेप में बताइए, ये भी हो सकता है। सेम डिफिनेशन सेम है, पॉइंट सेम होगा। तो जो नए पॉइंट है वो मैं क्लियरिटी कर रहा हूं आपको। यहां से नए पॉइंट है। पहला जो नया पॉइंट था, 4 पॉइंट सेम लिखे, 3 नए होंगे और 1 निष्कर्ष होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके 8 पॉइंट बनेंगे। पहले दिया गया संघ सूची। जितने भी हमारे राज्य में काम होते हैं नियमों के आधार पर, एक तो संविधान के अनुसार होता है, उस संविधान में ही वर्णित है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीति की जरूरत है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राज्य सूची, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि बिहार में शराब बैन था, तो ये राज्य सरकार का नियम है। उसके अलावा जो हो गए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इस साइड गैम्बलिंग बैन है। ऑनलाइन जितनी गैम्बलिंग होती है वो सब बैन है। अगर कोई एप्लीकेशन इसकी परमिट देता है तो वो राज्य सूची के विरुद्ध है और उसे एप्लीकेशन के ऑनर को सीधा जेल होगा। तो राज्य सूची में जो काम होते हैं वो राज्य अपने निर्णय आसानी से ले सकता है, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है केंद्र का। अब राज्य सूची में आते क्या क्या वो आपने देखना है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय। राज्य सूची के विषय सिर्फ राज्य सरकार इन कानून बना सकती है। वो कानून बनते क्या है वो आपने समझना है। राज्य विधानसभा, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो राज्य सूची के लिए जितने भी कानून बनेंगे या जितनी भी बिल पास होंगे मुद्रा से लेकर, वो सब के सब आपके राज्य विधानसभा में होगा। और केंद्र का तो आपको पता है, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में। समवर्ती सूची, ये ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र की सहमति जरूरी है, तब कोई कानून बनेगा या जो कानून में कमी है उसमें संशोधन किया जाएगा। समवर्ती सूची में सबसे पहले आते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी साझा से होती हैं, साझा से ही होती है। अब लास्ट है निष्कर्ष। हम इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति सबसे अच्छा और सर्वोच्च है, बिल्कुल, जिसमें सभी के लिए अधिकार दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं और इनमें समस्या आने पर उनके समाधान का भी वर्णन किया गया है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। सिद्धांत मैंने बोला था, तो सिद्धांत सिंपल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक, आप कह सकते हैं संदर्भों में ही ये स्पष्ट करना है आपको। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकृत किन्हीं 5 नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं।
लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। अब ध्यान से समझना है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य खुद बनाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का प्रयास, पर्याप्त संसाधन जुटाना, यानी पुरुष और महिला के लिए कार्य जुटाना और सभी संसाधन को। कुछ हाथों में संपत्ति का संकेंद्रीकरण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पूर्ण गठन। अब ऐसा नहीं है कि राज्य की संपत्ति या राज्य का व्यापार कुछ हाथों में, 2-3 हाथों में, तो इसके लिए पूर्ण गठन करना राज्य का ही कार्य है। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले, यानी वेतन। ऐसा नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में महिलाओं को काम मिला था तो ये कहा गया था पुरुषों से आधी सैलरी मिलेगी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर आज भी किसी राज्य में होता है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उस समस्या का समाधान करे। नॉर्मली तौर पे अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं होता। पुरुष और महिला को समान वेतन है, समान बोनस है। किसी भी कार्य में, आपके प्राइवेट हो गए या फिर जो गवर्नमेंट हो गए, दोनों में स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य, स्वच्छ वातावरण तैयार करना, बिल्कुल ये राज्य की जिम्मेदारी है। बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगों से बचाना, बिल्कुल। अब बाल मजदूरी सबसे बड़ा शोषण का कारण है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं मिलती और जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनके माँ बाप को रोजगार नहीं है। अगर इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए तो बच्चों का शोषण नहीं होगा और उन्हें नैतिकता मिलेगी। फिर तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के कारगर उपाय करना, बिल्कुल ये वो परिस्थिति है जिसमें सरकार को अपना योगदान देना चाहिए। कार्य एवं मानवीय सेवा की व्यवस्था करना और जीवन स्तर को ऊंचा करने की सुविधा प्रदान करना। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में टोटल 7 सिद्धांत लिखे, 5 पूछे गए थे। अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप 2 कम भी कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। क्वेश्चन के पैटर्न, 5 नंबर में, 8 नंबर में कितना लिखना है और इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आने की संभावना कैसी हो सकती है। थोड़ा बहुत चेंज होता है। आपने संवाद देखना है तो यही लिखना है, चेंज कुछ भी नहीं हो सकता। आंसर में सिर्फ वर्ड आपको चेक करना है, संघवाद। अगर कोई इंग्लिश में सुन रहा है तो उसके लिए फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड आपको दिखता है तो आंसर सेम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने भी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा। तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या अगर वीडियो कैसा है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।